तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात हमारी स्टार्ट करें उससे पहले आप सब दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो आज के जो इकोनॉमिक टाइम्स में बेसिकली तो कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज तो नहीं है इकोनॉमी की, रूटीन डेटा आया जो मंथली डेटा आता है महंगाई का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो WPI का, एक CPI का। तो बेसिकली जब मंथ खत्म हो जाता है ना, तो उसके लगभग 2 वीक के बाद, 2 वीक आफ्टर मंथ कंप्लीशन के बाद क्या होता है, महंगाई के डेटा आते हैं। जनरली एक दिन का गैप रहता है कि आज WPI का आया तो कल CPI का आता है, लेकिन चूंकि आज 15 अगस्त छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, इसलिए दोनों डेटा कल 14 अगस्त को एक साथ ही जारी कर दिया। तो अब इसमें क्या क्या हुआ, WPI में क्या ट्रेंड चल रहा है, CPI में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसको हम देखेंगे। हालांकि मैंने जब लास्ट मंथ ये पढ़ाया था, तब आपको एक बार में समझा दिया था कि भाई इसको हम एक ही बार पढ़ेंगे, WPI CPI को एक बार कंसेप्चुअल समझ लो, उसके बाद तो उसका ईयरली ट्रेंड होता है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में आता है। दोस्तों क्या करना है, देखो इकोनॉमी का मैंने पहले भी आपको नेचर बताया। इकोनॉमिक्स का नेचर जो सब्जेक्ट का है ना, वो करंट अफेयर बेस्ड है। दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स कब आएगा, जब आपको थ्योरेटिकल आता हो। क्या आता हो, सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज पढ़नी पड़ेगी या आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जैसे कि अभी जुलाई में जो CPI है वो बढ़ के 7.44% हो गया। तो अब जब तक आप इन्फ्लेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों होता है, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स से करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं, क्या होता है, सब कुछ नहीं समझोगे तब तक आप इस डेटा से इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल समझना है, उसके बाद उसको फिर करंट अफेयर से जोड़ना है। करंट अफेयर में बताया साल भर का आता है एक बार में इकोनॉमिक सर्वे में, भारत सरकार जारी कर दिया हर साल फरवरी के एंड में। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में लगभग साल भर का क्या होता है, इकोनॉमी का ट्रेंड आ जाता है, पूरा साल भर में क्या हुआ। तो अभी हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। मैंने कई बार कह रखा है, जो मंथली डेटा आता है उसकी चिंता नहीं करनी, हमको एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर ईयरली ट्रेंड देख लेंगे, साल भर में क्या हुआ था, भाई कब इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ, सब कुछ वहां पर देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो CPI का डेटा है, इंडिया जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, वो 7.44% हो गया। कब, जुलाई में। देखो मैंने बताया था ये मंथली डेटा आता है, जुलाई का डेटा अब आ रहा है, जुलाई समाप्त हो गया। इसके बाद 2 वीक का पकड़ लो, 2 वीक का गैप होता है, डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। इसके बाद लगभग हर महीने का जो अगला होता है 14 अगस्त के आसपास दोनों डेटा आते हैं, एक तो WPI का, एक CPI का। तो कल दोनों एक साथ आए, जनरली एक दिन का गैप होता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे CPI को। तो ये CPI क्या कह रहा है कि बढ़ के कितनी होगी, 7.44% होगी। आप सब इसका रीजन समझ सकते हो। ज्यादातर जो इसका रीजन है वेजिटेबल है, टमाटर कितने महंगे हो गए, और भी सब्जियां, इवन ओनियन भी महंगा हो रहा है। तो सब्जियों के दाम या फ्रूट के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है। तो सबसे पहले इसके बाद दूसरी न्यूज पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमिक टाइम्स की। फूड प्राइसेज स्पाइक पुशेज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन टू नियर 15 मंथ हाई ऑफ 7.44% जुलाई 2023 में। ये दोस्तों 15 मंथ का सबसे हाई है, मतलब पिछले 15 महीने में ये सबसे हाई महंगाई चल रही है। तो उसका रीजन तो हम समझते हैं, टमाटर का ही मेन रीजन और भी देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझते हैं, इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति कहते हैं दोस्तों इसको हिंदी में, इंग्लिश में इन्फ्लेशन, हिंदी में मुद्रास्फीति, और देसी भाषा में इसको महंगाई कहते हैं। लेकिन हम सब तो पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हमको है ना महंगाई शब्द का उपयोग नहीं करना। आज के बाद जब भी आप कहो तो अपने वर्ल्ड में हमेशा इन्फ्लेशन का प्रयोग करना है, मुद्रास्फीति बढ़गी, महंगाई का नहीं प्रयोग करना। वो एक देसी शब्द है, और फिर हमें उनमें बाकी जनरल पब्लिक में क्या अंतर है। तो हम आज से क्या कहेंगे, हम आज से कहेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो महंगाई क्या होती है, तो महंगाई सर बच्चा जानता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या। तो सिंपल बात है, जब वस्तुएं होती है, गुड्स, टमाटर हो गया, कोई भी कोई वस्तु होगी, एंड सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, बस का टिकट बढ़ गया, जो रेलवे का टिकट बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, सर्विस होगी। एजुकेशन, हेल्थ, ये क्या होती है, सर्विस होती है। एजुकेशन फीस महंगी होगी, कोचिंग में फीस बढ़ जाती है ना। तो ये क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है ना, वो महंगी हो जाती है, बढ़ जाती है, कि कीमतें जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको महंगाई कहते हैं। इससे दो चीज होती है, इससे एक मेन जो इसका क्या इंपैक्ट होता है, इसका होता है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ होती है ना, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, वो डाउन हो जाती है। अब कैसे होती है हम समझते हैं बात को एक एग्जाम्पल से। सपोज करो
हमने एक बेस ये मान लिया भाई देखो लंबा चौड़ा महंगा सस्ता ये सब तुलनात्मक होता है। वो लंबा है तो किसकी तुलना में, कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। वो छोटा है, वो इंटेलिजेंट है तो किसकी तुलना में, कुछ ना कुछ उसको हमेशा बेस प्राइस बेस वो मानना पड़ता है। तो सपोज करो मैं कहूँ कि ये कभी कोई चीज की कीमत थी 100 रुपए किलो, टमाटर चाहे कोई भी चीज की, अब ये बढ़ के अगर 120 रुपए हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन है। ठीक है बात। सपोज वो टमाटर थे 100 रुपए केजी थे, अब ये बढ़ के कितने हो गए 120 रुपए पर केजी हो गए, बेस ईयर में 100 थे अब 120 हो गए, तो हम कहेंगे कि 20% की महंगाई बढ़ गई। सिंपल सी बात। अब महंगाई का तो आप समझिए, लेकिन इससे परचेजिंग पावर कैसे घटती है। तो सपोज करो मेरे पास 100 रुपए का नोट था यहाँ पर, तो मुझे कितना रुपए टमाटर मिलेगा, 1 केजी मिलेगा। यहाँ पर 1 केजी से कम मिलेगा, तो मेरे पास नोट तो वही 100 का है, लेकिन मेरे उस 100 के नोट की क्या होती है, जो खरीदने की क्षमता वो कम होगी, हुई नहीं हुई बताओ। महंगाई की वजह से जो नोट है ना करेंसी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो महंगाई की दो ही परिभाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जनरल राइजेज हो और साथ में क्या हो, जो करेंसी की परचेजिंग वैल्यू डिक्रीज हो जाए, डाउन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब साथ में दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज होता है। एक क्या होता है, महंगाई जनरल राइज होता है। ऐसा नहीं ये टोमेटो कल 20 रुपए किलो था, आज 21 हो गया, फिर एक दिन 19 हो गया, फिर 22 हो गया, ऐसा नहीं, जनरल राइज लगभग महीने 2 महीने तक ऐसा टाइम बढ़ते रहो। 20 रुपए किलो टमाटर था, फिर 22 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 27 हो गया, ऐसा जनरल राइज होता है दोस्तों। तो उसको महंगाई कहते हैं, ऐसा एक दिन में नहीं। ऐसा तो फिर आज दिन में कोई चीज की कीमत बढ़ गई कल कम होगी तो वो महंगाई नहीं कहलाती। जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। एक तीसरी बात, हम जिंदगी में केवल वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते, हम जिंदगी में कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम जिंदगी में कई साल, हम केवल टमाटर नहीं खा रहे, हम दुनिया भर की वेजिटेबल खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की वेजिटेबल खा रहे हैं। हम फ्रूट खा रहे हैं, हम मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और वस्तुएं, हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डीजल पेट्रोल सबका, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आम जिंदगी में केवल एक चीज बढ़ने से, एक चीज की कीमतें बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है। कई बार आपको लगता है कि यार ये चीज तो महंगी हो रही है, लेकिन जो डेटा है गवर्नमेंट का, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि टोमेटो महंगा हो रहा है, मिल्क महंगा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि प्राइस, गवर्नमेंट डेटा कह रही है कि है ना महंगाई इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट तो क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, जानबूझ के महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम दिखा रही है। गवर्नमेंट कभी भी इन्फ्लेशन का डेटा कम नहीं दिखाती, जो है वही दिखता है। लेकिन ये हमको लगता है, क्यों, क्योंकि हम हमारी जो चीज है ना, जो हमारी दृष्टि वो संकीर्ण रख रहे हैं, नैरो रख रहे हैं। केवल टमाटो मिल्क नहीं दोस्तों, ऐसे एक पूरी बास्केट बनाते हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लगभग जैसे कि मैं बताऊं 700 के आसपास वस्तुएं हैं जो होलसेल में हम महंगाई नापते हैं ना, 700 होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस 700 का जो एवरेज है, इसका जो बास्केट है, इसकी कीमतें बढ़ती तो महंगाई होती है। इस 700 में से 2 वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई तो वो महंगाई नहीं होती है। ये 700 का समझ लो, पहले 700 वस्तुएं हैं हम जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, ये पहले 1000 रुपए में आती थी, अब ये 1100 में आती, तो हम कहेंगे महंगाई है दोस्तों। ये अगर अभी 950 में आ रही तो हम नहीं कहेंगे कि महंगाई है, समझे बात को। तो जो गुड्स ऑफ बास्केट होती है, बास्केट, उस बास्केट की प्राइस इंगित करता है महंगाई, एक वस्तु की नहीं करती। यही तो हमसे कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम 2-4 वस्तुओं को देख लेते हैं कि उनकी कीमतें बढ़ रही है और सरकार का डेटा क्या लग रहा है, सरकार का डेटा कम हो रहा है। तो फिर ऐसा नहीं सोचना कि गवर्नमेंट फर्जी तरीके से डेटा रिलीज करती है, कभी भी नहीं करती गवर्नमेंट तो सही डेटा करती है। वो हमारी समझ की फेर होता है, हम नहीं समझ पाते चीजों को, क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज नहीं होती है। तो आप चीजों को समझो कि जब जनरल राइज होती है प्राइसेस की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको महंगाई कहते हैं। केवल एक वस्तु की नहीं, जनरल राइज, कई सारी वस्तुओं के जब कीमतें बढ़ती है तो उसको महंगाई कहते हैं। अब महंगाई का दोस्तों मेजर 2 तरीके से कर सकते हैं, महंगाई के मेजर 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, ये एक किसान था, 2 तरह से चीजों की बिक्री होती है। इसने 1000 किलो इसके यहाँ पे टोमेटो पैदा हुए। ठीक है, इसने क्या किया, कार्टून में भरा और गाड़ी में, जो छोटी गाड़ी आती है उसको भर के कहाँ चल गया, ये सब को जयपुर आ गया। जयपुर की कहाँ आ गया, ये मुआना मंडी आ गया। ठीक है, होलसेल में काम होता है यहाँ। इसने होलसेल में यहाँ इसको समझ लो 50 रुपए किलो बेच दिया खुदरा, खुद ये होलसेल में, थोक में। फिर यहां से क्या किया, किसी ने और ने खरीद लिया, और ने खरीद लिया, लास्ट में फिर ठेला आएगा, ये ठेले से हम जाके खरीदेंगे, ये ए पर्सन खरीद रहा, तो इसको कहते हैं रिटेल प्राइस, रिटेल में। तो कीमत तो 2 तरह से वस्तु बिकती है, सबसे पहले थोक में बिकती है, फिर थोक से फिर नीचे आगे फिर क्या होती है, रिटेल में बिकती है। आप और हम जैसे लोग क्या करते हैं, खुदरा में वस्तुएं लेते हैं, रिटेल में लेते हैं। मैं दुकान पर जाके रिटेल में हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं,
लेकिन दोस्तों उसके पहले वो चीज थोक में बिकती है। अभी हम दुकानदार के पास जाए, किराना की दुकान के पास में, तो हम तो क्या कर रहे हैं, रिटेल में लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको तो क्या होलसेल में खरीदा होगा कोई बड़ी मात्रा में, तो उसको सस्ता पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो दोस्तों जब इस महंगाई की कीमत थोक स्तर पर की जाती है, ये किसान इसको यहाँ बेच रहा था 50 रुपए किलो में, लेकिन अगले महीने ये 51 में बेचने लग गया, तो जो ये महंगाई कहेंगे इसको थोक महंगाई कहेंगे। क्या कहेंगे? थोक महंगाई, होलसेल प्राइस, होलसेल इन्फ्लेशन कहेंगे। समझे बात को? जब ये महंगाई यहां बढ़ती है, जो ये एक खरीदने चला रिटेल पर, ये 60 रुपए केजी में खरीद रहा था, अब इसको 62 रुपए मिला, तो जो ये महंगाई बढ़ी ना, इसको कहेंगे रिटेल इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? रिटेल इन्फ्लेशन कहेंगे। नहीं समझे बात को? महंगाई के दो प्रकार हो गए। जब थोक में कोई चीज के भाव बढ़ते हैं तब जो वो महंगाई को मेजर करता है उसको होलसेल प्राइस कहते हैं। जब उसी प्राइस को रिटेल में इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर के स्तर पर नापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। हालांकि ये दोनों जुड़ी हुई होती है। क्यों? अगर थोक में भाव बढ़ेंगे तो रिटेल में भाव बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर बढ़ेंगे। तो होलसेल प्राइस और ये रिटेल प्राइस दोनों जुड़े होते हैं। ऐसा संभव नहीं दोस्तों कि थोक में भाव कम हो रहे हैं और रिटेल में बढ़ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है, उसका रीजन भी हम देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी जब थोक महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? रिटेल महंगाई भी बढ़ती है। इसको समझ गए अंतर को? तो हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन को दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले तो होता है होलसेल पर जब हम प्राइस को मेजर करें, तो जो होलसेल पर जब उसको प्राइस को मेजर करते हैं तो उसको होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब रिटेल पर, खुदरा लेवल पर, कंज्यूमर के स्तर पर महंगाई को नापते हैं तो उसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं या कंज्यूमर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो आम आदमी को पड़ती है। तो बताओ कौन सी बढ़िया है, कौन सी महंगाई नापनी चाहिए गवर्नमेंट को? तो हम सब जानते हैं, जब इंडिविजुअल आदमी को, हमारे को कौन सी महंगाई पड़ रही है, हमारे को पड़ रही है रिटेल। तो ये रिटेल महंगाई का डेटा ही हमारे पास होना चाहिए, ताकि आम जनता को क्या पड़ रहा है, थोक में क्या लेन देन गवर्नमेंट को, आम जनता को कितनी महंगा चीज पड़ रही है वो गवर्नमेंट के लिए जानना जरूरी है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना सके। होलसेल की चिंता गवर्नमेंट कम करती है, रिटेल की ज्यादा करती है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर को इंपैक्ट होता है। ठीक है बात। अब दोस्तों ये तो होगी दो तरह की इन्फ्लेशन। इनको नापने के लिए, मेजर करने के लिए महंगाई को इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में कई बार देखा होगा इंडेक्स का माध्यम से। कैसे? सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, वो भी तो क्या इंडेक्स है। तो एक तो हो गया होलसेल प्राइस को नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है बात, WPI। और जो रिटेल इन्फ्लेशन को नापने के लिए होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस CPI। दो तरह से इन्फ्लेशन को नापते हैं। कंज्यूमर प्राइस को नापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन को नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। इनको WPI CPI के देते हैं। ठीक है, कैसे नापते हैं? सपोज करो ये मान लिया कि हमने भाई थोक में लगभग पूरे इंडिया में सब वस्तुओं की महंगाई नहीं नापते। देखो ऐसा तो लाखों वस्तुएं पाई जाती है, लाखों वस्तुएं आम आदमी की जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं होती, तो ऐसे चीजें फिक्स कर लेते हैं भाई ये चीजें आम आदमी को ज्यादा इंपैक्ट करती। सपोज करो एक बास्केट बनाई, टोकरी, एक बास्केट बनाई। ठीक है, ये बास्केट बना के हमने मान लिया कि भाई इसमें ना जितनी भी वस्तुएं हम मापना चाहते हैं वो वस्तु रख दी। सपोज इसमें 697 गुड़ है, 697 वस्तुएं जो हम हमारे दैनिक जीवन में काम आती है वैसी वस्तु रख ले। अब सपोज करो इस वस्तुओं के 2011-12 में हमने मान लिया कि भाई 2011-12 में इनकी वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, 100 का इंडेक्स मान लिया। बस जो सेंसेक्स है वो भी तो ऐसे नापते ना। 1986 में सेंसेक्स 100 था, धीरे बढ़ते बढ़ते आज 66,000 67,000 पहुंच गया। ऐसे सपोज करो 2011-12 के साल था, उसमें हमने है ना क्या किया, ये 697 वस्तुओं का क्या किया, को जो पूरा वेटेज था, पूरा सब कुछ मिला के कीमत 100 मान ली। अब धीरे धीरे बढ़ेगी, हो सकता है अगले साल 105 हो जाए, उसके अगले साल 110 हो जाए, उसके अगले साल 120 हो जाए। तो इस 110-120 के आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तुओं में कितनी कीमतें बढ़ी है, WPI कितना बढ़ा है। WPI बढ़ने के आधार पर हम बता सकते हैं कि वस्तुएं कितनी बढ़ गई। 100 था, 200 हो गया। तो हम कहेंगे कि 2011-12 में जो कीमतें थी ना, उससे क्या हो गया, 5 साल बाद 7 साल बाद वस्तुओं की कीमतें डबल होगी। ऐसे इस प्रकार से महंगाई को, WPI को, CPI को नापा जाता है। ठीक है बात यहां तक? ठीक है बात, तो ये इतनी समझिए। तो अब हम चलते हैं हमारी जो मेन न्यूज की तरफ। वो न्यूज थी CPI की। आप देखो ये CPI की ये न्यूज आप दोबारा पढ़ो, अब आप जगह समझ पाओगे। जो फूड प्राइसेस थी ना, वो क्या हो गया, वो जुलाई 2023 में कितनी बढ़ गई, 7.44% बढ़ गई। अब इसका मतलब हम समझेंगे। हम चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ। ये CPI का देखो PPT है। जो हमारी आज की न्यूज है वो कहती है कि जो जुलाई 2023 में है ना, जुलाई 2023 खत्म हो गया, इसमें जो महंगाई बढ़ी है ना दोस्तों,
वो कितनी बढ़ी है, वो 7.44% बढ़ी है। तो इसका सिंपल मतलब है इकोनॉमी में जब भी हम तुलना करते हैं तो हम लास्ट ईयर से तुलना करते हैं। तो लास्ट ईयर सपोज को जुलाई 2022 थी, जो जुलाई 2022 में सीपीआई को नापने के लिए कुछ वस्तुओं को तो इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बास्केट थे टोकरी सपोज करो, इस बास्केट में सपोज करो 100 वस्तुएं थी या जो भी थी, इसमें 100 रुपए में आती थी। तो अब ये बढ़ के कितनी होगी, इस महीने में 107.44 होगी। ये इसका मतलब होता है जुलाई 2023 में 7.44% का जो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि पिछले साल के इसी महीने में जुलाई 2022 में जो बास्केट 100 रुपए में आती थी वो अब 107.44 रुपए में आ रही है। सिंपल सा इसका ये मतलब होता है। तो दोस्तों ज्यादा कीमतें बढ़ना बहुत खराब होता है, कंज्यूमर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत महंगाई बढ़ जाती है तो फिर कंज्यूमर उसको क्या करता है, खरीदना बंद कर देता है, और जो गरीब आदमी होता है उनको लॉस होता है। तो ज्यादा महंगाई खराब होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो मैंने बताया जो सीपीआई जो दोस्तों ये डेटा आया ना, बेसिकली भारत सरकार का एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने 1000 बार बता रखा है मोस्टली। उसके अंडर में एक ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ये ऑफिस क्या करता है, हर महीने की महंगाई का डेटा जारी करता है। हर महीने जो कंज्यूमर प्राइस कितना रहा उसका डेटा जारी करता है। अभी ये जुलाई का अगस्त में आया, अब अभी ना सितंबर में अगस्त का आएगा। तो ये मंथली डेटा जारी करता है, ठीक है। इसके बाद में मंथली बताएगा भाई इस महीने में इतना बढ़ गया, 4%, 6%, 8% बढ़ गया। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है देश में महंगाई को कंट्रोल करना। तो अब महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, कितनी करना, तो इसको एक टारगेट दे रखा है भारत सरकार ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दे रखा है कि जो कि आपको देश में महंगाई 4 ± 2% के अंदर रखनी है। मतलब 2% से लेकर 6% तक आपको महंगाई रखनी है। इससे 2% से कम भी महंगाई नहीं होनी चाहिए देश में, 6% से ज्यादा भी महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये आरबीआई का टारगेट है। इस टारगेट के अकॉर्डिंग आरबीआई काम करता है, रेपो रेट वगैरह बढ़ाता है। तो अब देखो ये इसको लिमिट को पार करी। आरबीआई की लिमिट कितनी थी, 6%, और जो ये अब बढ़ के कितनी होगी, 7.44%। तो आरबीआई की लिमिट को ये दोस्तों ये पार कर चुकी है। ये बहुत चिंता की बात है। अब आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट वगैरह बढ़ाएगा। तो ये 6% से ज्यादा जो महंगाई होती है देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इतनी महंगाई क्यों बढ़ी, तो इसका मेन रीजन आपको पता है कि लास्ट एक आध महीने से जो फूड होता है ना, हम खाने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट वगैरह, इनकी कीमतें बहुत बढ़ी है। इनकी कीमतें बढ़ने से क्या हो रहा है, ओवरऑल जो महंगाई बढ़ रही है। ठीक है बात यहाँ तक। तो मैंने बताया कैलकुलेट कौन करता है, एनएसओ करता है। मंथली डेटा रिलीज होता है। इसका बेस ईयर मैंने बताया था 2012 होता है दोस्तों। 2012 में जो WPI है, थोक मूल्य इंडेक्स, इसको 100 माना था। ठीक है, यहां तक ठीक है बात। तो ये जो इसका क्या होता है, आरबीआई का मेन फोकस वर्तमान टाइम में किसको करता है, सीपीआई को करता है, WPI को नहीं करता। क्यों, क्योंकि जनता को जो महंगाई पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, वो सीपीआई पड़ती है, WPI नहीं पड़ती। इसलिए जो आरबीआई है ना फोकस करता है ना, वो सीपीआई का डेटा करता है। इसमें वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब सीपीआई भी कई प्रकार की होती है। गांव में देखो अलग महंगाई हो सकती है, शहरों में अलग हो सकती है। तो जो गांव में महंगाई होती है ना, बेसिकली ये टोकरी होती है, टोकरी, ये बास्केट है। इस बास्केट में सामान रखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको फिर मापते हैं महंगाई से। अब ये बास्केट अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। गांव में आदमी का जो खाने की हैबिट अलग होती है, गांव में रोटी ज्यादा खाते हैं। सिटी में कई सारे फूड वगैरह, जो फ्रूट वगैरह फाइबर वाली चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं। गांव में हाउसिंग को देने के लिए सब मानते हैं कि क्या हर आदमी पास झोपड़ी तान लेता है अपनी, तो हाउसिंग के लिए गांव में खर्च नहीं होता। तो गांव की बास्केट में क्या होगा, हाउसिंग को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अर्बन में तो, शहरी क्षेत्र में तो किराया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां तो उसमें तो क्या करना पड़ेगा, हाउसिंग रेंट को शामिल करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों इस टोकरी के आधार पर अलग अलग चीजें मानते हैं। तो ये टोकरी के आधार पर है ना, गाँव के लिए अलग टोकरी होती है, रूरल एरिया के लिए अलग बास्केट होती है। कुछ चीजें सेम भी हो सकती है, कुछ चीजें अलग भी हो सकती है। ऐसे अर्बन के लिए अलग होती है। ऐसे ही इन दोनों को मिला के एक अलग से बास्केट बना रखी है, रूरल प्लस अर्बन के लिए। तो ये रूरल का डेटा अलग आता है, अर्बन का डेटा अलग आता है, और दोनों को मिला के उसका डेटा आता है। तो इसको कहते हैं कंबाइंड। तो ऐसे सीपीआई दोस्तों हम कह सकते हैं कि सीपीआई एक तो रूरल होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। एक सीपीआई हम कह सकते हैं अर्बन के लिए अलग होती है, शहरी क्षेत्र के लिए। एक हम कह देंगे सीपीआई कंबाइंड, जिसमें गांव दोनों शहर दोनों को मिला के डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो बेसिकली जो आरबीआई का फोकस होता है ना, वो सीपीआई कंबाइंड पे होता है, क्योंकि इसमें गांव और शहर दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है बात यहां तक। तो ये सीपीआई के कई प्रकार होते हैं। सीपीआई एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग होता है, रूरल लेबर के लिए अलग होता है। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो मैं सबसे पहले बताऊं सीपीआई कंबाइंड।
सीपीआई कंबाइंड पूरे देश के लिए सीपीआई का, तो मैंने बताया बास्केट में, तो बास्केट में कई सारी चीजें उसमें शामिल होती है। कौन कौन सी शामिल होती है ये इसकी लिस्ट देखो। सबसे पहले तो फूड एंड बेवरेज, खाने और पीने की चीज होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है बेवरेज में। तो और फूड में तो हम सब जानते हैं फूड आइटम होते हैं, वेजिटेबल वगैरह हो सकती है, इसके अंदर में फ्रूट्स होते हैं। तो फूड एंड बेवरेज को 45% वेटेज है। इतना जो चीज जिंदगी में जितना ज्यादा इस्तेमाल होती है ना, उस चीज का उतना ज्यादा वेटेज दिया जाता है, वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट होती है। सब्जी हम डेली खाते हैं, फ्रूट हम डेली खाते हैं, तो उनको वेटेज ज्यादा है। फिर पान टोबैको, पान तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं, तो उसको वेटेज कम, लोग कम खाते हैं या अपने जेब से कम खर्चा करते हैं, तो 2.38% इसको वेटेज है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, क्लोथिंग कपड़े और फुटवेयर जूते वगैरह 6.53% वेटेज है। हाउसिंग जो रेंट वगैरह है ना, उसको यहाँ पे शामिल किया जाता है 10%। फ्यूल एंड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया, केरोसिन हो गया, ये फ्यूल एंड पावर में आ जाएगा। मिसलेनियस में कोई जो अलग चीज है उसमें शामिल नहीं करी है। तो ऐसे सीपीआई कंबाइंड में दोस्तों जिसको जो बास्केट होते हैं ना, उसमें 6 ग्रुप शामिल किए जाते हैं। एक तो फूड एंड बेवरेज, एक पान टोबैको, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस, ये 6 चीजों को शामिल किया गया है। टोटल मिला के 100% वेटेज होता है। ठीक है बात यहाँ तक। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? सबसे ज्यादा देखो खाने की चीज पे वेटेज है। हम आम जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करते हैं? खाने पे करते हैं। डेली वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क वगैरह चीजें इसमें इस्तेमाल होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मैंने बता दिया जुलाई 2023 में ये सब चीजों को खरीदते जो आम आदमी घर में इस्तेमाल करता है। सपोज करो वो 2022 में 100 रुपए में आ रही थी, तो अब जुलाई 2023 में कितने में आएगी? 107.44 रुपए में आएगी, क्योंकि 7.44% इन्फ्लेशन है। यहाँ पे समझ गए बात महंगाई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझ गया, रिटेल इन्फ्लेशन को। तो अब हम होलसेल पे बात कर रहे हैं। कल साथ में होलसेल का डेटा आया। जो डब्ल्यूपीआई है ना दोस्तों, बेसिकली वो है ना, महंगाई नहीं बढ़ी, घटी है। कितनी? -1.36%। जून, इससे पहले दोस्तों जून 2023 था, उसमें ये डब्ल्यूपीआई नेगेटिव में -4.12% था। लेकिन अब ये कितना रह गया? अब ये 1.36% रह गया। तो इस डेटा के बारे में हम जानेंगे। सिंपल सी बात है वही, ये जुलाई 2022 था, जुलाई 2022 था, ये जुलाई 2023, जुलाई 2022 में जो होलसेल प्राइस है कि बास्केट होगी, इसमें भी एक टोकरी होगी। इस टोकरी में 697 वस्तुएं हैं आम जीवन में उपयोग आने वाली। सपोज को जुलाई 2022 में 100 रुपए में आ रही थी, तो अब ये कितने में आ रही है? अब ये दोस्तों -1.36% कम कर दो, तो ये कितने में आ रही है? अब ये 16 आप 98 पॉइंट कुछ ऊपर में आएगी, 7 या 6-4 रुपये में आएगी। तो एक तरह से क्या हो रहा है दोस्तों, ये महंगाई नहीं बढ़ रही है, होलसेल प्राइस में क्या हो रहा है? कीमतों में गिरावट आ रही है, जिसको कहते हैं डिप्लेशन। क्या कहते हैं? डिप्लेशन। तो जो थोक भाव है उनमें क्या हो रहा है? उसमें कमी आई है दोस्तों -1.36% की। ये इसको डेटा कहता है डब्ल्यूपीआई कॉन्टेक्स्ट। डब्ल्यूपीआई में जो ग्रोथ नहीं हुई, डिक्रीज हुआ है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मैंने बता दिया दोस्तों। ये डब्ल्यूपीआई का डेटा भी क्या होता है? मंथली रिलीज करता है। अभी जुलाई का आया, अगस्त का आएगा। कौन करता है? तो भारत सरकार का जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले भी। भारत सरकार का जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है, उसका एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये इस डेटा को मंथली जारी करता है। और इसका जो बेस प्राइस होती है, बेस ईयर होता है दोस्तों, 2011-12 को शामिल किया गया। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो डेटा, जो डब्ल्यूपीआई का जो डेटा जारी किया है, कि -1.36 जुलाई 2023 में, वो डेटा बेसिकली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो जारी करता है। बेस ईयर हमारा कितना है? 2011-12 है। जो मंथली डेटा आता है वो 2 सप्ताह के बाद रिलीज होता है। टोटल दोस्तों इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है डब्ल्यूपीआई में। और इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राइमरी आर्टिकल, प्राइमरी आर्टिकल सिंपल, जो उसको डब्बा बंद होता है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जी, फल फ्रूट वगैरह सब। दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर देख सकते हैं ना आप, टोटल गुड्स 697। सबसे पहला जो इसकी कैटेगरी वो प्राइमरी आर्टिकल है, जिसमें 117 वस्तुओं को शामिल किया गया। फिर फ्यूल एंड पावर, जो बिजली के या फिर फ्यूल के सामान होते हैं उनको ले 16 वस्तु शामिल की गई। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये तो क्या होता है? प्राइमरी आर्टिकल तो दोस्तों रॉ मटेरियल होता है, जो दूध हो गया, सब्जी हो गई। लेकिन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में क्या होता है? जो दूध से कुछ बना दिया, पनीर बना दिया, दूध से क्या बना दिया, चीज बना दी, तो ऐसी चीजें यहाँ पे शामिल होती है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल 697 गुड्स को इसमें शामिल किया गया। वेटेज इनका अलग अलग है, वेटेज को हमको याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्यूज थी ये मैंने बता दिया। जो बास्केट ऑफ गुड्स थी जुलाई 2022 में कितने रुपए में आ रही थी? सपोज को 100 में आ रही थी, तो अभी जुलाई 2023 में घट के कितना घट गया? -1.36% घट के कितने में आ रही है? 98.64% में।
तो दोस्तों जो हमारे आज की WPSC पे क्लास थी यही समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।